आर्यन ऊपर सेजल के पास जाता है। आर्यन देखता है कि सेजल हॉल की बालकनी में नीचे फर्श पर दोनों घुटने के बीच में चेहरा छिपाकर बैठी हुई है। आर्यन सेजल से थोड़ी दूरी बनाकर वहीं फर्श पर बैठ जाता है। आज आर्यन को सेजल से बात करने में डर लग रहा था। आर्यन हिचकिचाते हुए, तुमने खाना खाया? सेजल चौंक कर अपना चेहरा ऊपर कर देखती है। आर्यन को सामने बैठा देखकर वह थोड़ा चौंक जाती है। सेजल थोड़ा डरते हुए, आप आप कब आए? आर्यन, अभी। तुमने खाना खाया? सेजल नामे सिर हिला देती है। आर्यन सेजल की तरफ गहने बढ़ाता है। सेजल सवालिया नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन सेजल की बात समझते हुए, तुम्हारी मम्मी के गहने हैं। सेजल यह सुनते ही चौंकते हुए आर्यन को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो मैंने इंस्पेक्टर। आर्यन, तुम्हारी माँ की अमानत है, अपने पास रखना। किसी के लिए भी कभी भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। सेजल वह गहने लेकर बड़े ही प्यार से उन गहनों को देखती है। सेजल के चेहरे पर एक सुकून सा नजर आता है। आर्यन को यह देख खुशी मिलती है। वो बातें तो बहुत करने आया था, पर इस वक्त उसके लफ्ज़ उसका साथ नहीं दे रहे थे। आर्यन, खाना खा लो। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। फिर कुछ सोचते हुए डरते डरते, आपने किसी से कुछ झगड़ा? आर्यन सेजल की बात समझते हुए, नहीं, मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। और हाँ, अब से दादी की चिंता करना छोड़ दो। दादी को खरोंच तक नहीं आने दूंगा मैं, ये वादा करता हूँ। सेजल को आर्यन की बातों से तसल्ली मिलती है। सेजल डरते डरते नज़र झुकाते हुए, मैं जानती हूँ मैंने जो भी किया वो गलत था। आपके करेक्टर पर उंगली उठाई। मुझे पता है आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे और ना ही मेरी गलती माफ़ी के लायक है। आर्यन चौंकते हुए सेजल की तरफ देखता है। जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम्हें उस बात का दुख नहीं है? सेजल नामे सिर हिला देती है। आर्यन चौंकते हुए, क्यों? सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन, प्लीज़ बताओ ना। इतने दिन में मैंने कभी भी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, ढंग से बात नहीं की, फिर भी तुमने कभी भी चूँ तक नहीं किया, ना ही कभी कोई सवाल किया। यहाँ तक कि पूरे दिन भर ऊपर रूम में अकेले पड़ी रहती हो। सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आपने तो मुझे उस रोहन से बचाया है जो हमेशा गंदी नज़र। सेजल इसके आगे कुछ बोल नहीं पाती। उसका गला भर जाता है। यह सुनते ही आर्यन की आंखों के सामने रोहन का उस दिन मॉल में सेजल को छूना याद आ जाता है। सेजल को रोता देख आर्यन को बहुत गुस्सा आता है। उसकी भी आंखें भर आती हैं। आर्यन का मन करता है अभी जाकर रोहन को सबक सिखाए। आर्यन, तो तुम मुझसे शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी? सेजल नामे सिर हिला देती है। आर्यन वैसे ही काफ़ी देर तक चुप बैठा रहता है। सेजल भी शून्य भाव से आसमान की तरफ देखती रहती है। काफ़ी देर बाद आर्यन खड़ा होता हुआ, चलो, रात के 2 बज गए हैं, कुछ खा लो। सेजल, मुझे भूख नहीं है। आर्यन, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, बोलकर वहाँ से चला जाता है। सेजल भी उठकर बिना खाना खाए रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। आर्यन नीचे आकर देखता है तो सब वहीं सो रहे थे। अब नीचे रूम में उसके सोने की जगह नहीं बची थी। अब वो कहाँ सोए? आर्यन ने भी खाना नहीं खाया और वापस ऊपर आ गया। बाहर हॉल में देखा तो सेजल वहाँ नहीं थी, तो आर्यन वहीं दीवान पर लेट गया। आज उसकी और सेजल की आंखों से नींद गायब थी। बातें तो दोनों के मन में बहुत थी करने के लिए, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या बातें करें। दोनों पता नहीं कब तक खुद से ही बातें करते करते सो गए। सुबह सेजल नहा धोकर बाहर आई तो आर्यन को बाहर दीवान पर सोता देखकर चौंक गई। इतने दिनों में आर्यन उस दिन नशे की हालत में भी ऊपर रूम में सोया था, वरना वो नीचे ही सबके साथ सोता था। सेजल किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर में विवेक ऊपर आता है तो आर्यन को बाहर दीवान पर शर्टलेस सोया देखकर मुस्कुरा देता है। सेजल को किचन से ये दिख रहा था। विवेक आर्यन को उठाते हुए, भाई, नाश्ते में क्या मंगवाऊँ आपके लिए? आर्यन उठकर बैठ जाता है। पहले तो कभी चाय भी पूछ लिया कर, सीधा नाश्ते पर अटैक करता है। विवेक आर्यन को शर्ट देते हुए, शिकायत बाद में करना, लो पहले शर्ट पहनो। आर्यन, क्यों? तुझे मुझे ऐसे देखकर शर्म आ रही है तो तू आंखें बंद कर ले। पता नहीं क्या है, इधर सबको मेरी शर्ट से प्रॉब्लम रहती है। विवेक धीरे से, भाई, भाभी के सामने भी ऐसे ही? यह सुन आर्यन को सेजल का ख्याल आता है। इधर उधर देखता है तो सेजल किचन में थी। आर्यन जल्दी से विवेक के हाथ से शर्ट छीनकर पहन लेता है। आर्यन विवेक को घूरता हुआ, यह बातें पहले बताया कर। विवेक, अच्छा,
पहले तो आप शर्ट पहनकर सोना शुरू कर दो। अब यहाँ पर तो भाभी के रोज सुबह दर्शन होंगे। आर्यन, तुम चारों कल फैलकर सोए हुए थे, इसलिए मुझे यहाँ पर सोना पड़ा। विवेक, तो भाई आप अब भी यहाँ पर नहीं सोओगे? आर्यन, ज़्यादा मत सोच, चल नीचे। आर्यन नीचे आ जाता है। सेजल विवेक के हाथों सबके लिए नाश्ता भिजवाती है। ऋषभ भी अपने घर से नहीं आया था। विवेक आर्यन से, भाई क्या ऑर्डर करूं आपके लिए? आर्यन विवेक के हाथ से प्लेट छीनते हुए, अपने लिए कर ले ऑर्डर। विवेक, हंस और विक्रम तीनों ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। विवेक अपने लिए एक प्लेट में और पराठा लगाता है। आर्यन पराठा तोड़कर जैसे ही एक बाइट खाने लगता है, उसे सेजल की याद आती है। आर्यन हंस से, सेजल को भी नीचे बुला ले, वो भी यहीं पर नाश्ता कर लेगी। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अंश तुरंत खड़ा होता हुआ, भाई अभी बुलाकर लाया। अंश ऊपर भागकर जाता है तो सेजल किचन में ही होती है। सेजल अभी किचन सिमटा रही होती है। अंश, भाभी आपको आर्यन भाई कह रहे हैं कि आप नीचे आकर नाश्ता कर लो। सेजल ये सुनकर चौंक जाती है। सेजल, नहीं मैं यहीं कर लूँगी। अंश, भाभी अब तो सबके साथ कर लो, अब अकेले अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब तो भाई भी आपसे नाराज़ नहीं है। सेजल थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रहती है, फिर सेजल एक प्लेट में अपना नाश्ता डालकर नीचे आ जाती है। सेजल को देखते ही विक्रम, जो अंश की बगल में बैठा हुआ था, उठकर खड़ा हो जाता है और सेजल को वहाँ बैठने को बोलता है। सब वहीं बैठकर नाश्ता करते हैं। सेजल को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी इतने लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था या बात तक नहीं की थी। उस दिन ऋषभ के घर में तो उसकी मम्मी थी, जो बहुत प्यार से बिल्कुल एक माँ की तरह उससे बातें कर रही थी, इसलिए सेजल को उस दिन डर नहीं लग रहा था। पर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आ रहा था, जो चारों ने नोटिस किया। सेजल नाश्ता करके ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर में ऋषभ भी आ जाता है। सब वहीं बैठकर ऑफिस की बातें करने लगते हैं। विवेक बहुत देर से चुपचाप बैठे कुछ सोच रहा था, फिर अचानक से कुछ सोचकर, विवेक, भाई मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। ऋषभ, बोल। विवेक, बोलना तो 2 दिन से चाहता था, पर परसों से मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पहले भाभी की तबीयत खराब थी शाम को, और कल भाई का मूड खराब था, इसलिए बात नहीं कर पाया। ऋषभ, बोलना, ऐसी क्या जरूरी बात है? विवेक, भाई उस रोहन और चाचा चाची के बारे में बात करनी थी। आर्यन, किसके चाचा चाची? विवेक, भाई भाभी के। आर्यन गुस्से से, वो चाचा चाची नहीं जल्लाद हैं। नाम न लिया कर उन दोनों का मेरे सामने, अगर मेरे सामने आए तो गला दबा दूं दोनों का। विवेक, भाई वो जल्लाद भी नहीं, वह तो दलाल है। आर्यन और ऋषभ यह सुनकर चौंकते हुए, क्या बकवास कर रहा है, साफ साफ बता। विवेक, भाई वो रोहन से सेजल भाभी की शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने रोहन से सेजल भाभी की शादी करवाने के बदले में पैसे लिए थे। अगर उन लोगों की भाषा में कहूँ तो सेजल भाभी का सौदा किया था उन दोनों ने। यह सुनते ही वहां बैठे हर शख्स की आंखों में गुस्सा था। आर्यन की आंखों में खून उतर आया था और ऋषभ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आर्यन गुस्से में खड़ा हो जाता है। ऋषभ आर्यन को वापस बैठाता है। ऋषभ, ऐसे गुस्से में कुछ नहीं होगा आर्यन, उनके बारे में पहले पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। मैंने इसलिए विवेक को रोहन और विजय की कुंडली निकालने का बोला था। विवेक, भाई रोहन अपने बाप की इकलौती बिगड़ी औलाद है, लड़कियों के साथ खेलना उसका शौक है। विनय उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है। सेजल भाभी को देखते ही वो भाभी को पाना चाहता था, पर भाभी किसी से बात नहीं करती, इसलिए उसके जाल में नहीं फंसी, तो उसने विनय और उसके बाप से सौदा कर लिया। आर्यन गुस्से से, इन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विनय, भाई सेजल भाभी के नाम उनकी प्रॉपर्टी है। भाभी के पापा ने वसीयत कुछ इस तरीके से बनाई थी कि 22 साल की होने के पहले भाभी अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं कर सकती, और शादी के बाद उनकी प्रॉपर्टी रहेगी तो भाभी के ही नाम, पर वो किसी को बेचना चाहें तो हस्बैंड के साइन जरूर होंगे, और अगर भाभी को कभी भी कुछ हो जाता है तो प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। आर्यन, ये इतनी अजीब वसीयत कोई क्यों बनाएगा? विनय, शायद उन्हें अपनी बेटी की सेफ्टी की चिंता थी, उन्हें अपनी मौत के आने का पता था। आर्यन, मतलब? विनय थोड़ा हिचकिचाते हुए, भाई वो भाभी के पेरेंट्स एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। आर्यन चौंकते हुए, तो? विनय, विजय ने मरवाए थे, पर कोई सबूत नहीं मिला इसलिए बच गया।
तभी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए भाभी को पाला है। हर महीने भाभी से साइन करवाकर लाखों रुपए अपनी जेब में रखते हैं और भाभी को नौकरों से भी बदतर जिंदगी दे रखी थी। मार खाना, टॉर्चर करना यह भाभी के लिए रोज का था। यह कहते हुए विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक, भाई वह आर्यन क्या? विवेक, भाई भाभी को सिर्फ मारा ही नहीं जाता था, बल्कि जरा सी गलती पर बोलकर चुप हो जाता है। आर्यन खींचते हुए, बोलना क्या जरा सी गलती पर? विवेक, 2-2 दिन तक खाना भी नहीं देते थे। यह सुनते ही सब धक से रह जाते हैं। कोई ऐसा वहां नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। आर्यन बिल्कुल निशब्द सा बैठा हुआ था। उसके पास शब्द ही नहीं थे कि क्या बोले और क्या नहीं। वो तो सेजल के दर्द के एहसास से भी कांप रहा था। उसे सेजल के चाचा चाची के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम पर लग गए। आर्यन काफ़ी टाइम तक वैसे ही बैठा रहा। उसकी तंद्रा तब टूटी जब उसे ऊपर रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। आर्यन भागता हुआ ऊपर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सेजल किचन में एक तरफ सहमी हुई सी खड़ी थी। कुछ प्लेटें नीचे के फर्श पर गिरी हुई पड़ी थीं। आर्यन एक तरफ से होता हुआ जल्दी से सेजल के पास पहुंचा। आर्यन घबराकर, सेजल तुम ठीक हो? तुम्हें तो नहीं लगी? सेजल, जिसको ध्यान नहीं था कि वह कहाँ है, घबराते हुए और डरते हुए, वह मुझसे गलती से गिर गया। आई एम सॉरी। आर्यन ने चौंकते हुए सेजल को देखा। सेजल के चेहरे पर एक डर साफ नजर आ रहा था, जो शायद आर्यन समझ कर भी समझना नहीं चाहता था, जिससे उसे तकलीफ ही हो रही थी। उसे सेजल की हर तकलीफ का अंदाजा था। आर्यन सेजल के गालों को छूते हुए, सेजल तुम डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेटें गिरी हैं, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। सेजल घबराहट में आर्यन का हाथ पकड़ते हुए, वो अचानक से चूहा पैर के ऊपर से गया तो घबराहट में सारी प्लेट गिर गईं। आई एम सॉरी, प्लीज मारना मत। आर्यन मारने वाली बात सुनकर चौंक जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि चाचा चाची भी इसे इतनी सी गलती पर टॉर्चर करते होंगे, तभी इतना डरी हुई है। आर्यन की आंखें नम हो जाती हैं। आर्यन सेजल को अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। सेजल भी उसे सिमट कर खड़ी हो जाती है। इस वक्त दोनों को एहसास नहीं था कि दोनों कहाँ हैं। बस आर्यन सेजल को संभालना चाहता था और सेजल को किसी अपनेपन की, प्यार के एहसास की ज़रूरत थी। आर्यन सेजल को गले लगाए हुए ही उसके सर पर हाथ फेरता रहा। तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तुम्हारा घर है, जो मन करता है वो करो, समझी? किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। सेजल आर्यन की बातें सिर्फ सुने जा रही थी। आर्यन और सेजल आंखें बंद किए ऐसे ही काफ़ी देर तक खड़े एक दूसरे की बाहों में गुम थे। सेजल को लग रहा था कि इस वक्त वो दुनिया की सबसे सेफ जगह पर है, जहां उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। जहां आर्यन, जिसने सेजल को अपनी दुनिया माना था, उसे लग रहा था कि उसे आज सब खुशियां मिल गईं। दोनों को अभी एक दूसरे के होने के एहसास से एक अलग ही सुकून मिल रहा था। अचानक सेजल को ध्यान आया कि वो कहाँ है, तो उसने घबराहट से अपने हाथ नीचे कर लिए। आर्यन ने महसूस किया कि सेजल ने हाथ नीचे कर लिए, तो वो भी थोड़ा सेजल से दूर हो गया। दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगे। आर्यन सेजल से नजर चुराते हुए, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बोलकर बिना सेजल की ओर देखे तेजी से भागता हुआ नीचे चला जाता है। नीचे जाकर आर्यन अपने आप को शांत करता है। मुझे ऐसे ही कोई हक नहीं है सेजल को इस तरह गले लगाने का। मैंने जो भी उसके साथ किया, गलत ही किया था। जबरदस्ती शादी, वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में। नहीं, अब मुझे अपनी लिमिट में ही रहना होगा और उससे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगनी होगी, वरना वो हमेशा अपने आप को ही गलत मानेगी। उसे बताना होगा कि उसकी कोई गलती नहीं, मैं ही नहीं समझ पाया उसे। उसने तो सब कुछ दादी को बचाने के लिए किया था। पता नहीं अब तक किन किन हालातों से गुजरी है। बस अब और नहीं। सेजल अब कभी नहीं रोएगी। उसके दिल के हर दर्द को बाहर निकालूंगा मैं। सेजल भी इधर आर्यन के जाने के बाद काफ़ी देर तक सोच में खड़ी रही। सेजल को आर्यन की बाहों में जो सुकून और एक अपनापन मिला, सेजल उसे महसूस कर पा रही थी। शाम को आर्यन सबके साथ नीचे बैठा होता है। आर्यन थोड़ा डिस्टर्ब सा बैठा हुआ था। ऋषभ, अगर तू ही ऐसे रोएगा तो सेजल को कैसे संभालेगा? आर्यन, यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मुझे इतना पता है, उन कमीनों को सबक सिखाना है।
कैसे भी? ये सब तो मारपीट से सुधर जाएंगे वो। ये मत भूल कि दादी है उनके पास, और सेजल की जान है दादी में। अंश, भाई, आप भी तो भाभी से बात नहीं करते। आर्यन, क्या बात करूं उससे? नहीं होती हिम्मत मुझसे। जब उसके चेहरे पर डर देखता हूँ तब मुझे मन करता है कि उस रोहन और उसके चाचा चाची को जान से मार डालूं। सेजल के चेहरे पर एक डर हमेशा बना रहता है। एक खौफ रहता है यार उसके चेहरे पर, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिन में प्लेट गिरने से इतनी बुरी तरीके से डर गई थी कि पूछ मत। कह रही थी कि मारना मत। बड़ी मुश्किल से तो खुद को संभाल पाया। उन लोगों ने सेजल को बहुत डरा कर रखा हुआ था। अब मैं उस डर को कैसे निकालूं? मैंने भी तो उसकी परेशानियां घटाने की बजाय बढ़ा दी हैं। और तो और बचपन से इतना डराया हुआ है कि हर बात में उसे अपनी ही गलती नजर आती है। मैंने उससे ज़बरदस्ती शादी की, उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। इसमें भी उसे मेरी नहीं, अपनी गलती नजर आती है यार। कैसे उसे समझाऊं? विवेक, भाई, आप भाभी से बात भी नहीं करते। उनके साथ बैठो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तभी तो उनके मन से डर निकलेगा। आर्यन, सही कह रहा है। अपने गुस्से में मैंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। कहाँ तो मैं उसके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था, भाई मैं उसके आंसुओं की वजह बन गया। थोड़ी देर में ऋषभ की मम्मी का फ़ोन आता है तो वो घर चला जाता है। विवेक, आर्यन से, भाई आज बाहर चले कहीं? बहुत दिन हो गए। आर्यन मुस्कुराते हुए, चलो मैं सेजल को बोल कर आता हूँ। तुम तीनों अपनी शक्ल सुधारो। तीनों खुश हो जाते हैं। आर्यन ऊपर जाता है तो सेजल बालकनी में ही खड़ी थी। आर्यन सेजल से, वो हम सब बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए, तुम तैयार हो जाओ। सेजल डरते हुए, मैं बना देती हूँ ना खाना। आर्यन, कभी कभी बाहर भी चले जाना चाहिए, अच्छा लगता है। सेजल, ठीक है फिर आप चले जाइए। आर्यन, चले जाइए नहीं, तैयार हो जाओ, और तुम भी चलो। सेजल, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? आर्यन, वही जो हम करेंगे, खाना खाओगी। जब खाना खाने जा रहे हैं तो? सेजल हिचकिचाते हुए, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं कभी गई नहीं ऐसी जगह पर। आर्यन, जो किया नहीं है उसकी आदत डालो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम सब नीचे वेट कर रहे हैं। सेजल ने डरते हुए हमें से हिलाया। आर्यन सेजल को बोलकर नीचे चला गया। सेजल थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आई। सब रेस्टोरेंट में गए। सेजल खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। सब डिनर कर वहाँ से निकल गए। आते वक्त अंश, विक्रम और विवेक तीनों अलग कार में गए। आर्यन सेजल के साथ दूसरी कार में आया। आर्यन सेजल से बात करना चाहता था, पर कैसे, क्या बात करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। घर आकर सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। आर्यन कपड़े चेंज कर बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से नींद गायब थी। आर्यन कुछ सोचकर ऊपर जाता है। देखता है तो सेजल ऊपर रूम में कहीं नहीं होती है। वह घबरा जाता है। बालकनी, बाथरूम में हर जगह देखता है, पर सेजल कहीं नहीं दिखती। आर्यन छत पर जाकर देखता है तो सेजल एक कोने में दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई आसमान की तरफ देखकर कुछ बातें कर रही थी। आर्यन को उसे देख तसल्ली होती है। आर्यन, तुम यहाँ हो? मैं तो घबरा गया था। सेजल की नज़र आर्यन पर जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन को देख जल्दी से आंसू पोंछ लेती है। आर्यन उसे ऐसा करते देख लेता है। आर्यन सेजल के पास बैठते हुए, तुम रो रही हो? सेजल, नहीं, वो कुछ गिर गया था आंखों में। आर्यन सेजल को देखते हुए, मुझसे नाराज हो? सेजल आर्यन की तरफ चौंकते हुए देखती है और नामे सिर हिला देती है। आर्यन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना वजह जाने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे शादी कर ली। सेजल आर्यन की आंखों में देखती है, जिसमें सेजल के लिए इस वक्त सिर्फ प्यार नजर आता है। सेजल, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। गलती तो मैंने भी की थी, आपके ऊपर इतना झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। आर्यन, पर मुझे वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। अपने गुस्से में मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी की। सेजल कोई जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन, देखो, गलती तो मैंने की है। तुम्हारे साथ बदतमीजी करने का कोई हक नहीं था मुझे। मेरी वो गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर अगर फिर भी तुम मुझे माफ़ कर सको तो? सेजल, आपने जो भी किया नशे में किया था। आर्यन, तुम नाराज नहीं हो मुझसे? सेजल नामे सिर हिला देती है। आर्यन चौंकते हुए, क्यों? सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन घबराते हुए,
क्या हुआ, बोलो ना। सेजल, आपने बेशक नशे में मुझे छुआ, पर उस वक्त भी आपके छुअन में मुझे कोई गलत बात नहीं लगी। रोते हुए, आज सेजल अपने दिल की हर बात आर्यन से कर लेना चाहती थी, पर जब रोहन मुझे छूता था मुझे अपने आप से घिन आने लगती थी। वो बहुत गंदे तरीके से छूता था। यह बोलकर सेजल और जोर से रोने लग जाती है। आर्यन अपने आप को संभाल नहीं पाता। जितना वो सेजल को जान रहा था उतना ही उसे उस रोहन से नफरत होती जा रही थी। आर्यन सेजल के थोड़ा करीब आकर उसके आंसू पोंछता हुआ, तो तुम इस रिश्ते में रहना चाहती हो? सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन उम्मीद भरी नजरों से, बोलो ना, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। सेजल, मुझे कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर इतना जानती हूँ कि आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। आपके साथ मैं खुद को सुरक्षित पाती हूँ। आर्यन की आंखों में एक चमक आ जाती है। इतना ट्रस्ट क्यों? सेजल, पता नहीं, पर मेरी इतनी परवाह दादी के अलावा कभी किसी ने नहीं की। आर्यन चुपचाप सिर्फ सेजल को देखता रहता है। सेजल भी बिना कुछ कहे आर्यन की तरफ देख नजरें नीची कर लेती है। थोड़ी देर बाद आर्यन खड़ा होते हुए, चलो सोने। सेजल चुपचाप खड़ी हो आर्यन के साथ नीचे आ जाती है। आर्यन बाहर दीवान पर ही लेट जाता है और सेजल रूम में सोने चली जाती है। सेजल सुबह उठकर नहा धोकर बाहर आती है तो आर्यन को बाहर दीवान पर सोता देख उसे कल रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। आर्यन वहाँ पर शर्टलेस सोया हुआ था, जिसे देख सेजल नजरें झुकाकर किचन में चली जाती है। आर्यन की नींद खुलती है तो उसकी नज़र सीधा किचन में काम कर रही सेजल पर पड़ती है। सेजल ने अभी आटा गूंदा था जो उसके गालों पर लगा खुद बयान कर रहा था। आर्यन एकटक सेजल को मुस्कुराते हुए देखता रहा। सेजल की नज़र किचन से ही आर्यन पर गई तो सेजल ने हिचकिचाते हुए नज़रें फेर ली। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, जैसे सेजल उसे देखकर कंफर्टेबल फील ना कर रही हो। आर्यन चौंकते हुए खुद से, कल तो कह रही थी कि मेरे सामने सेफ फील करती है, फिर अभी क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अनकंफर्टेबल हो मेरे सामने? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। कहीं उसे देखकर मुस्कुरा रहा हूँ इसीलिए तो नहीं। थोड़ी देर में विक्रम ऊपर आता है। आर्यन को यूं सोच में डूबा देख वो सेजल को देख सब समझ जाता है। दीवान पर एक साइड में पड़ी आर्यन की शर्ट को उठाकर आर्यन के सामने रखता है। आर्यन विक्रम को अजीब नज़रों से देखता है। विक्रम मुस्कुराते हुए, शर्ट पहन लो, भाभी अपने आप देखेंगी आपको। ऐसे बिना शर्ट के तो पूरे दिन भर में भी नहीं देखेंगी आपको। तब जाकर आर्यन चौंकते हुए अपने आप को देखता है। वो तेरी शर्ट पहनते हुए, तभी मैं सोचूं इसने नजरें क्यों फेर ली। विक्रम मुस्कुराते हुए, अब पता चल गया? आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ। विक्रम भाई, आज नया सफ़र जाना है, कंस्ट्रक्शन का काम चेक करने जाना है आपको। आर्यन, क्यों? ऋषभ जाने वाला था ना वहाँ पर। विक्रम, पता नहीं, अभी फ़ोन आया है, आज वो नहीं जा पाएंगे इसलिए आपको जाने को बोला है। आर्यन, चल ठीक है। थोड़ी देर बाद खुश होते हुए, एक काम करता हूँ, सेजल को भी ले जाता हूँ, थोड़ा इसका घूमना हो जाएगा और शायद इसे अच्छा भी लगे वहाँ। विक्रम, हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। आर्यन उठकर सेजल के पास जाता है, किचन के दरवाजे से सटकर खड़ा हो जाता है। सेजल ने ब्लैक कलर का सूट पहना था, वही सूट जब आर्यन ने सेजल को पहली बार देखा था। सेजल के ऊपर ब्लैक कलर खूब खिलता है, लंबी सी चोटी, गालों को चूमते आटे। सेजल पराठे बनाने में बिजी थी, वही आर्यन सेजल को निहारने में। काफ़ी टाइम बाद सेजल की नज़र आर्यन पर जाती है। सेजल हिचकिचाते हुए, आपको कुछ चाहिए? आर्यन मुस्कुराते हुए सिर्फ सेजल को देखता रहता है। विक्रम जो अभी भी वहीं खड़ा आर्यन की हरकतें देख रहा था, आर्यन के कंधे को अपने कंधे से टक्कर मारते हुए किचन में आता है। आर्यन को होश आता है कि वो कर क्या रहा था। आर्यन विक्रम को घूर कर देखता है, वहीं विक्रम आर्यन को मुस्कुराते हुए देखता है। फिर सेजल से, भाभी भूख लगी है, नाश्ता बन गया? सेजल, हाँ जी, बस 2 मिनट में लाई। विक्रम, वो नीचे अभी सफाई हो रही है, आंटी लेट आई हैं, आज तो हम ऊपर ही नाश्ता कर लें भाई। आर्यन को देखते हुए, आर्यन, हाँ ठीक है, यहीं बुला ले सबको। सेजल से, तुम नाश्ते के बाद तैयार हो जाना, कहीं जाना है। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन नीचे नहाने चला जाता है। जब तक नीचे से नहाकर आता है, अंश, विवेक, विक्रम तीनों नाश्ता कर चुके थे। सेजल ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे।
आर्यन नाश्ता करने लगता है। वो सेजल को भी नाश्ता करने को बोलता है। सेजल भी वहीं पास में बैठ नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद अंश और विवेक के साथ आर्यन और सेजल नया सफ़र के लिए निकलते हैं। कार में अंश और विवेक आगे सीट पर और आर्यन सेजल पीछे की तरफ बैठे थे। रास्ते में रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो सेजल पास में नर्सरी के पौधों को सेजल बहुत ध्यान से देख रही थी। आर्यन सेजल से, क्या हुआ, सब ठीक है? सेजल नजरें नीचे किए हुए ही, हाँ जी। आर्यन, कुछ देख रही थी उस तरफ? सेजल, नहीं, वो बस ऐसे ही। आर्यन, बोलो ना। सेजल, कुछ नहीं, बस अच्छे लग रहे थे छोटे छोटे पौधे, तो बस वही देख रही थी। इतने में ग्रीन सिग्नल हुआ और गाड़ी आगे चल पड़ी। सब नया सफ़र पहुँचे। बाहर बोर्ड पर बहुत ही सुंदर तरीके से नया सफ़र लिखा हुआ था। बड़ा सा लोहे का गेट, पूरी सिक्योरिटी। अंदर जाकर गाड़ी रुकी। सब कार से बाहर निकले। एक तरफ बहुत बड़ा गार्डन था जहाँ झूले भी लगे हुए थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग उनके साथ थे। कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। आर्यन मुस्कुराते हुए उनके पास चला गया। सेजल एक तरफ खड़ी वो सब देखती रही। आर्यन वहां जाकर सबसे मिलता है। कुछ बच्चे चिल्लाते हुए आते हैं, आर्यन भैया, आर्यन भैया। एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा आर्यन की गोद में चढ़ जाता है। भैया, आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? आर्यन, सॉरी बेटा, काम ज़्यादा था, इसलिए तो ऋषभ भैया को भेजता था। फिर अंश भैया, विक्रम भैया और विवेक भैया तो आते ही रहते हैं ना। एक बुजुर्ग आंटी, ये छोटू तुम्हें बहुत याद करता है। आर्यन, दादी, क्या करूं, बस कुछ दिक्कतें थी जिस वजह से नहीं आ पा रहा था। छोटू सेजल की तरफ इशारा करते हुए, भैया वो परी सी लड़की कौन है? बहुत सुंदर है, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी वो। यह सुन वहाँ सब हंसने लग जाते हैं। आर्यन सेजल को देख मुस्कुराता है। आर्यन, वो तो तुम ही पूछ लो, वैसे तुम्हारी भाभी है। बुजुर्ग आंटी है सुनकर, आर्यन तुमने शादी कर ली? आर्यन, जी दादी, बस इसलिए नहीं निकल पा रहा था। एक दादाजी, तो हमें अपनी बहू से नहीं मिल पाओगे? आर्यन, बिल्कुल दादाजी, इसलिए तो लाया हूँ इसे। आर्यन सेजल की तरफ देखता है तो सेजल की पीठ आर्यन की तरफ थी। विवेक आर्यन की तरफ देख रहा था। आर्यन ने इशारे से विवेक को बोल सेजल को बुलवाया। विवेक सेजल से, भाभी, आपको भाई बुला रहे हैं। सेजल थोड़ा हिचकिचाते हुए, मुझे क्यों बुला रहे हैं? विवेक मुस्कुराते हुए, भाभी, आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, सब अपने ही हैं। सेजल सवालिया नजरों से विवेक को देखती है। विवेक, भाभी, ऋषभ भाई और आर्यन भाई मिलकर ये नया सफर संस्था चलाते हैं। इसमें अनाथ बच्चे और वो बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है वो मिलकर रहते हैं, ताकि बुजुर्गों को बच्चों की कमी ना खले और बच्चों को दादा दादी माँ का प्यार मिल सके। इनकी सारी जिम्मेदारी दोनों भाई निभाते हैं। सेजल यशुन आर्यन की तरफ इज्जत भरी नजरों से देखती है। विवेक, चलिए भाभी, भाई मिलवाना चाहते होंगे सबको आपसे। सेजल हिचकिचाते हुए वहां से जाती है। सेजल सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। छोटू आर्यन की गोद से उतरकर सेजल की गोद में बैठ जाता है। छोटू, हाय प्रिंसेस। सेजल, जिसे ऐसे माहौल की आदत नहीं थी, वो बच्चों की बात का भी जवाब देने से डर रही थी। आर्यन ने बात समझ जाता है। तू फ्लर्ट करेगा मेरी बीवी से? छोटू, भैया, वो तो इन्हें मैं नहीं मिला, वरना ये तो आपको घास भी नहीं डालती। क्यों प्रिंसेस? यह सुनते ही वहाँ सबकी हंसी निकल जाती है। सेजल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन को यह देखकर एक सुकून मिलता है। आर्यन मन में, आज पहली बार मुस्कुराई हो, बस अब आंसू नहीं आएंगे इन आंखों में, यही मुस्कुराहट दूंगा तुम्हें। मुस्कुराते हो तुम सच की परी लगती हो। विवेक आर्यन से, भाई हम काम देख लें? आर्यन खड़ा होते हुए, हाँ चल। सेजल, आओ, तुम्हें यहाँ की सारी जगह दिखाता हूँ। सेजल खड़ी हो जाती है। छोटू सेजल का हाथ पकड़, मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हो? आर्यन, कब बनी तेरी गर्लफ्रेंड ये? छोटू, जब उन्होंने मेरी बात पर स्माइल पास की। कहते हैं ना, लड़की हंसी तो फंसी। आर्यन दादी की तरफ देखते हुए, क्या सीख रहा है दादी ये? छोटू से, पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरी बीवी पर नहीं। छोटू, क्यों, आपको जलन हो रही है क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा हैंडसम हूँ? सेजल की तरफ देखते हुए, क्यों प्रिंसेस, मैं हूं ना आपके गुस्से वाले पति से स्मार्ट। सेजल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन छोटू से, बेटा, बच्चा है, बच्चा बनकर रहे, चल हम थोड़ी देर में आते हैं।
छोटू, ओके प्रिंसेस, मुझे मिले बिना मत जाना। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल के साथ अंदर आता है। वहाँ मैनेजर से मिल, वहाँ का काम देख, सेजल को सारी जगह दिखाकर सबसे मिलवाता है। सब बहुत खुशी से सेजल से मिलते हैं। थोड़ी देर वहाँ बैठ आर्यन सेजल को लेकर वहाँ सबसे मिलकर वापस आ जाते हैं। आते वक्त आर्यन एक तरफ कार मोड़कर रुकवाता है। आर्यन कार से बाहर आकर सेजल को भी बाहर आने को बोलता है। सेजल कार से उतरकर देखती है तो वो नर्सरी के बाहर खड़े थे। आर्यन सेजल को लेकर अंदर जाता है। सेजल चारों तरफ देखकर बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। आर्यन, जो प्लांट पसंद हो वो ले लो, नीचे गार्डन में या छत पर या बालकनी, जहाँ तुम्हारा मन करे तुम वहाँ लगा लेना। सेजल चौंकते हुए, मैं कैसे ये, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। आर्यन, क्यों नहीं ले सकती? तुम्हारी आंखों में चमक दिख रही है इन पौधों को देख। जो मन हो वो ले लो। विवेक और अंश भी अंदर आ जाते हैं। विवेक अंदर आते हुए, भाई मुझे गुलाब का पौधा चाहिए। आर्यन उसे घूरते हुए, तू क्या करेगा गुलाब के पौधे का? विवेक मुस्कुराते हुए, वो मेरी गर्लफ्रेंड रोज गुलाब मांगती है तो उसे पौधा ही गिफ्ट कर दूंगा। यह सुनकर आर्यन और अंश हंसने लगते हैं। सेजल भी मुस्कुरा देती है, विवेक मुंह बनाते हुए, क्या भाई, एक पौधा ही तो मांग रहा हूँ। आर्यन हंसते हुए, तू एक क्या 10 पौधे ले ले, पर जरा संभल कर दियो गर्लफ्रेंड को, पता चला गुलाब तेरे सिर पर ही उगाए हों। अंश सेजल का हाथ पकड़कर, चलिए भाभी, हम अच्छे अच्छे फूलों वाले पौधे लेते हैं। सेजल अंश के साथ पौधे पसंद करने लगती है। सेजल की आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। बहुत सारे पौधे लेकर अंश और विवेक कार में रख देते हैं। नर्सरी से बाहर निकल जैसे ही कार के पास पहुंचे, आर्यन तीनों को घूर कर देख रहा था। सेजल तो नजरें झुकाए खड़ी थी, विवेक बड़ी मासूमियत से, क्या हुआ भाई? आर्यन, पूरी कार में तो पौधे रख दिए, अब मैं और सेजल कहाँ बैठें? विवेक और अंश मुस्कुरा देते हैं। अंश, भाई आपके लिए कैब बुक कर दूं? आर्यन को सोच कर, नहीं तुम दोनों जाओ, हम ऑटो से चले जाएंगे, हम थोड़ी शॉपिंग करके घर आएंगे। विक्रम को कार लेकर मार्केट भेज देना। अंश, ठीक है भाई, बोलकर विवेक और अंश कार में बैठकर घर निकल जाते हैं। आर्यन वहां से मार्केट का ऑटो करता है। थोड़ी देर में मार्केट पहुंच आर्यन सेजल को कपड़ों की दुकान में ले जाता है और सेजल को अपने लिए कपड़े पसंद करने को बोलता है। सेजल, अभी तो उस दिन काजल भाभी के साथ लिए थे 3-4 जोड़ी नए सूट। आर्यन, घर में पहनने के लिए नाइट वियर सब ले लो नए, तुम अब एक भी पुराना कपड़ा नहीं पहनोगी। इतना तो समझ चुका हूँ कि वो भी उस लंबी नाक वाली के कपड़े होंगे या उस मोटी के जो तुम फिटिंग करके पहनती होगी। सही बोला ना? सेजल नजरें चुराने लगती है। आर्यन, चलो पसंद करो, अगर यहाँ कुछ पसंद ना आए तो दूसरी दुकान से ले लेंगे। सेजल, वो कपड़े अभी ठीक हैं। आर्यन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता हुआ, जितना बोला है उतना करो। सेजल हाँ में सिर हिलाकर अपने लिए कुछ हल्के कपड़े पसंद करती है। आर्यन सेजल को 3-4 दुकानों से कपड़े दिलवाता है। थोड़ी देर बाद विक्रम कार लेकर मार्केट पहुंच जाता है। आर्यन सेजल को लेकर कार की तरफ जाने लगता है। सेजल चलते चलते डरते हुए, आपसे एक बात पूछनी थी। आर्यन सेजल की ओर देखते हुए, पूछो। सेजल, आज दादी से मिलने जा सकती हूँ? आर्यन बेरुखी से, कोई ज़रूरत नहीं है उस घर में जाने की। सेजल कुछ नहीं बोलती, वो उदासी से चलने लगती है। आर्यन सेजल का चेहरा पढ़ लेता है। आर्यन और सेजल कार में बैठ जाते हैं। आर्यन विक्रम से, दादी से मिलने चल पहले। यह सुन सेजल के फेस पर स्माइल आ जाती है। आर्यन सेजल से, बस 10 मिनट दादी से मिलना है। ठीक है। सेजल जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल के साथ दादी से मिलने घर पहुंचता है। घर के हॉल में कोई नहीं दिखता। दोनों दादी के रूम में पहुंचते हैं। दादी वहीं बेड पर पीठ टिकाए बैठी हुई थी। दादी सेजल और आर्यन को एक साथ देख बहुत खुश होती हैं। दादी सेजल के चेहरे पर हाथ रख, कैसी है तू सेजू? सेजल, दादी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? दादी सेजल को प्यार करते हुए, तुझे देख लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। आर्यन, दादी, घर के बाराती कहाँ गए? दादी मुस्कुराते हुए, अभी तो हॉल से ही आवाज़ें आ रही थी, शायद तुम्हारे आने का पता चल गया होगा तो छुप गए होंगे। आर्यन, कब तक छिपे रहेंगे? छोड़ूंगा तो मैंने हूँ नहीं। दादी मुस्कुराते हुए, वह छोड़ने लायक भी नहीं है बेटा। आर्यन दादी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर सेजल दादी से ऐसे ही बात करती है। थोड़ी देर
बाद आर्यन सेजल से चलने को बोलता है। सेजल दादी से मिलकर जाने लगती है। आर्यन, तुम जाकर कार में जाकर विक्रम के साथ बैठो, मुझे दादी से अकेले में बात करनी है। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, मैंने कहा ना, तुम जाओ, मुझे दादी से अकेले में बात करनी है। थोड़ी देर में आता हूँ। सेजल हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। आर्यन दरवाज़ा बंद कर लेता है। आर्यन दादी के पास बैठता हुआ। दादी, मुझे विजय यानी आपके बेटे के बारे में बात करनी है। दादी, बोलो ना बेटा। आर्यन, जितना मुझे पता चला है, इन लोगों ने सेजल को बहुत परेशान किया है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को हर खुशी दोगे। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। आर्यन दादी का हाथ पकड़ते हुए, कुछ बातें पूछना चाहता हूँ दादी। पूछो। आर्यन, सेजल के मम्मी पापा की मौत कैसे हुई? दादी, तुम्हें क्या पता चला है? आर्यन, जितना मुझे पता चला है उसके हिसाब से विजय ने ही सेजल के मम्मी पापा को मरवाया है। दादी रुंधे स्वर में, सही पता चला है। मैंने ही कंप्लेंट करवाई थी, पर कोई सबूत नहीं मिला। इस वजह से इस विजय को छोड़ दिया गया। इसी ने मेरे छोटे बेटे और बहू को मरवाया है। सेजल को भी सिर्फ और सिर्फ वसीयत के लिए जिंदा रखा है। आर्यन, सेजल को ये सब बातें पता है? दादी, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, ना ही उसे उसकी कुछ वसीयत के बारे में पता है। आर्यन, दादी, ये लोग अब मुझसे नहीं बचेंगे। इन सबको तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। दादी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। इन सब ने बहुत तंग किया है मेरी बच्ची को। इतना डरा डरा कर रखा हुआ है कि मेरी बच्ची मुस्कुराती ही नहीं है। मुझे सेजल के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताना भी था। आर्यन उत्सुकता दिखाते हुए, दादी बताइए ना। दादी, बेटा, इन्होंने सेजल को इतना डरा कर रखा हुआ है कि वो जरा जरा सी बात में डर जाती है। और हाँ, रात को भी बहुत जल्दी अकेले में घबरा जाती है। जरा जरा सी बात पर उसके आंसू निकल आते हैं। और आर्यन, और क्या दादी? बोलिए ना। दादी, सेजल को बारिश या बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है, तो इस वक्त तुम्हें उसका ध्यान देना होगा। आर्यन, डर लगता है मतलब? वह तो नॉर्मली किसी को भी बिजली कड़कने से डर लगता है। इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। दादी, बस तुम समझ जाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगी। कभी अगर बारिश हो या बिजली गरजे तो उसका साथ मत छोड़ना, बस। आर्यन दादी का हाथ पकड़ते हुए, दादी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी सेजल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट की कमी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सेजल बहुत जल्दी ही खुलकर मुस्कुराएगी। दादी ये सुन मुस्कुरा देती हैं। आर्यन, दादी, ये लोग आपके साथ तो ठीक है ना? दादी मुस्कुराते हुए, मुझे तो ठीक रखना ही पड़ेगा इन्हें। मकान मेरे नाम है। आर्यन, हाँ ठीक है दादी, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना ज़रूर। वैसे इन लोगों को सीधा करने का इंतजाम चल रहा है। दादी चौंकते हुए, कैसे? आर्यन मुस्कुराते हुए, बहुत जल्द पता चल जाएगा दादी। अभी मैं चलता हूँ। दादी, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बेटी का। आर्यन, बिल्कुल दादी। आर्यन दादी से मिलकर सेजल के साथ घर चला आता है। घर पहुंचते हैं तो ऋषभ उन्हीं का वेट कर रहा था। आर्यन और सेजल वहीं बैठ जाते हैं। ऋषभ, क्या बात है, आज बड़ी शॉपिंग हो रही है? आर्यन, यह छोड़, यह बता, तू कहाँ गायब था सुबह से? ऋषभ मुस्कुराते हुए, आज काजल की मम्मी पापा आए थे घर मम्मी से बात करने। आर्यन मुस्कुराते हुए, क्या बात हुई फिर? ऋषभ, शादी की डेट फिक्स हो गई, 3 महीने बाद। यह सुन आर्यन ऋषभ को गले लगाते हुए, मुबारक हो मेरे यार, पटा ही लिया ससुर को। ऋषभ थोड़ा सीरियस होता हुआ, तू मेरी छोड़, मुझे तेरे बारे में कुछ बात करनी है। आर्यन, बोल ना। ऋषभ, अभी थोड़ी देर में माँ आने वाली है। आर्यन, तो इसमें इतना सीरियस क्यों है तू? ऋषभ, माँ तुम दोनों की शादी दोबारा करवाना चाहती हैं धूमधाम से। ऋषभ सेजल और आर्यन की तरफ देखते हुए, आर्यन गुस्से से, दिमाग खराब है तेरा? तूने समझाया नहीं आंटी को? शादी कोई खेल थोड़ी ना है। मैंने एक बार गलती की है, बार बार उसी गलती को दोहराकर सेजल को और सजा नहीं दूंगा, समझा तू? सेजल सुन आर्यन की ओर देखती है। ऋषभ, यार, माँ को तो ये सब नहीं पता ना। वो चाहती कि उस वक्त तूने सब जल्दीबाजी में किया। अब माँ सारे रीति रिवाज से शादी करवाना चाहती हैं। वैसे भी कुछ तो सोचना होगा तुम्हें इस रिश्ते के बारे में।
सेजल बिना कुछ कहे बस आर्यन और ऋषभ की बातें सुन रही थी। आर्यन बिना सेजल की ओर देखे। मैंने सोच लिया है, ये रिश्ता अभी जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा। सेजल वहाँ खुद को सेफ फील नहीं करती, इसलिए यहीं रहेगी। समझा तू? मैंने एक बार गलती की है, इसके साथ ज़बरदस्ती कर। अब नहीं करूँगा ऐसी कोई भी गलती। अब किसी की भी फीलिंग का या रीति रिवाज का मजाक नहीं बनाऊंगा। ऋषभ भी थोड़ी तेज आवाज में, यार तू प्यार करता था ना इससे? तूने तो पूरी जिंदगी की प्लानिंग कर ली थी ना। अब तो वैसे भी ये तेरी बीवी है, फिर एक बार तो कर। आर्यन भावनाओं में बहते हुए, प्यार करता था नहीं, करता हूँ और करता रहूँगा, पर बिना सेजल की मर्जी जाने बगैर किसी भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ूंगा। और सेजल अभी किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऋषभ, यार पर माँ, आर्यन, आंटी को मैं सब कुछ बता दूंगा, बोलकर अंदर रूम में चला जाता है। सेजल जो इतनी देर से सारी बातें चुपचाप खड़ी सुन रही थी, आर्यन की बातें सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार किसी ने उसके बारे में सोचा था। आर्यन ने खुद के बारे में सोचने से पहले एक बार उसके बारे में भी सोचा था। सेजल बिना कुछ कहे ऊपर रूम में चली जाती है। सेजल ऊपर रूम में बैठी वही सब सोचे जा रही थी। थोड़ी देर में ऋषभ की मम्मी आती हैं। ऋषभ उन्हें ऊपर ही ले जाता है। सेजल उनके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। आर्यन और ऋषभ वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद ऋषभ की मम्मी आर्यन से, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। आर्यन, आंटी मुझे पता है कि क्या बात करनी है, पर मुझे उससे पहले आपको कुछ सच्चाई बतानी है। ऋषभ की मम्मी चौंकते हुए, कैसी सच्चाई? आर्यन, यही कि मैंने सेजल से ज़बरदस्ती उसकी मर्जी जाने बगैर उससे शादी की थी। ऋषभ की मम्मी चौंकते हुए आर्यन को देखती हैं, पर सेजल ने तो मना किया था। आर्यन शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात ऋषभ की मम्मी को बता देता है। ऋषभ की मम्मी की आंखों में सेजल के लिए आंसू थे। आर्यन, आंटी जब तक सेजल खुद कुछ नहीं बोलेगी, मैं इस रिश्ते को अभी यहीं रोकूंगा। ऋषभ की मम्मी, मुझे अच्छा लगा कि तुझे अपनी गलती का एहसास है और तू उसे दोबारा शादी करके वापस सब कुछ याद नहीं दिलाना चाहता। देख, वैसे तूने कभी सोचा है कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए? ऋषभ और आर्यन एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। फिर आर्यन ऋषभ की मम्मी को देखते हुए, अच्छे के लिए? मैं कुछ समझा नहीं आंटी। ऋषभ की मम्मी, देख, जब तुझे सेजल से शादी का पता चला तब तो तू शांत बैठ गया था ना। अगर सेजल तेरे ऊपर ये इल्जाम न लगाती तो क्या करता तू उससे शादी? आर्यन, ना। ऋषभ की मम्मी, तो उसकी शादी तो उसी लड़के से होती ना। आर्यन, हाँ। ऋषभ की मम्मी, तो सेजल उसके साथ कभी खुश रहती? आर्यन, नहीं। ऋषभ की मम्मी, तो सोच, तू तो जरिया था सेजल को उस नरक से निकालने का। जोड़ी तो बेटा ऊपर भगवान ने पहले ही बना दी थी तुम्हारी। बस तरीका ये चुना भगवान ने तुम दोनों को मिलाने का। बस तुम दोनों को वक्त चाहिए, पर एक बार सेजल से बात तो कर। आर्यन, नहीं आंटी, अभी इस बारे में मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता। ऋषभ की मम्मी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद सेजल सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अंश, विवेक और विक्रम भी वहीं आ जाते हैं। सब चाय पीने लगते हैं। ऋषभ की मम्मी थोड़ी देर बाद ऋषभ के साथ चली जाती हैं। रात को सब ऊपर ही खाना खाते हैं। आर्यन ने वहीं पर डाइनिंग टेबल लगवा लिया था। खाना खाकर अंश, विवेक और विक्रम सोने चले जाते हैं। सेजल किचन समेट रही थी। आर्यन सेजल के पीछे दरवाजे के पास खड़ा हो गया। ये काम सुबह हो जाएगा, सो जाओ। सेजल, बस अभी जा रही हूँ सोने। ये हो गया। आर्यन, कुछ बात करनी थी। सेजल, बोलिए। आर्यन, ये करके बाहर आ जाओ, फिर करता हूँ। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद सेजल किचन का सारा काम कर बाहर आती है तो आर्यन हॉल में ही दीवान पर बैठा होता है। सेजल वहीं आकर खड़ी हो जाती है। हाँ जी, बोलिए। आर्यन अपने हाथ के इशारे से सेजल को अपने पास बैठने को बोलता है। सेजल थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। आर्यन, देखो मुझे पता है तुम शुरू से अकेले रही हो। तुम लड़के से तो छोड़ो, लड़कियों से भी बात नहीं कर पाती, और यहाँ तुम्हें सब लड़कों के बीच में रहना पड़ता है। अगर तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील होता है यहाँ हंस, विवेक, विक्रम या ऋषभ या मेरे साथ, तो तुम मुझे बता सकती हो। एक घर और है, वह फिलहाल तो बंद ही पड़ा रहता है। अगर तुम बोलोगी तो वहाँ साफ सफाई करवा दूंगा। तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो। सेजल डरते हुए, अकेले? आर्यन थोड़ा सा हंसते हुए,
नहीं, मतलब मैं भी रहूँगा वहाँ पर दिन में तो मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। फिर कभी कभी किसी काम से बाहर भी जाना पड़ेगा, तो तब तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। सेजल, नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। आर्यन, मैंने देखा है हम सबके साथ तुम खाना खाते वक्त भी डरते हुए खाना खाती हो। सेजल, मुझे यहाँ किसी से डर नहीं लगता। बस यही डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, बस। आर्यन, पक्का? सेजल, हाँ जी। आर्यन, ठीक है। पर अब तुम्हें ये गलतियों से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। गलती सबसे होती हैं, और तुम जितना डरोगी लोग उतना डराएंगे तुम्हें। समझ गई? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, तुम अंदर रूम में सो जाओ। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मैं ही बाहर सो रहा हूँ। सेजल, आप रूम में सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ। आर्यन, मैं तो वैसे भी कभी नहीं सोता रूम में, शुरू से यही दीवान पर सोता हूँ। तुम आराम से रूम में सो सकती हो। सेजल हाँ में सिर हिलाकर रूम में चली जाती है। सेजल आधी रात को उठकर किचन में पानी पीने आती है। आर्यन वहीं बाहर दीवान पर लेटा करवट बदल रहा था। आर्यन सेजल को देखकर उठकर बैठते हुए, क्या हुआ, सब ठीक है? तुम्हें कुछ चाहिए? सेजल किचन की तरफ इशारा करते हुए, जी पानी। आर्यन, ठीक है, जाओ। सेजल थोड़ा हिचकिचाते हुए, आप सोए नहीं अभी तक? आर्यन, नहीं, बस नींद नहीं आ रही। सेजल, आप ठीक है ना? आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ। सेजल किचन में चली जाती है। वहां से देखती है कि आर्यन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वह बार बार शर्ट को इस तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है कि शर्ट उसके शरीर से न चिपके। सेजल समझ जाती है कि आर्यन को शर्ट के साथ नींद नहीं आ रही। इतने दिन में उसने देख लिया था कि आर्यन बिना शर्ट के सोता था, पर शायद आज उसकी वजह से वह शर्ट नहीं उतार रहा होगा। सेजल पानी पीकर किचन से बाहर आती है, आर्यन को देखते हुए। वो आर्यन, कुछ बोलना है? सेजल हामी से हिला देती है। आर्यन सेजल की तरफ देखते हुए, बोलो ना फिर, डर क्यों रही हो? प्लीज मुझसे मत डरा करो। सेजल नजरें नीचे करते हुए, आप शर्ट उतार कर आराम से सो जाइए। आर्यन चौंकते हुए सेजल से, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे शर्ट के साथ नींद नहीं आ रही? सेजल, बस पता चल गया। आर्यन, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। सेजल, मैं तो वैसे भी अंदर सो रही हूँ, आप सो जाइए आराम से। आर्यन सेजल की आंखों में खोते हुए, सुबह फिर तुम नजरें फेर लेती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। सेजल, जी। आर्यन, नहीं, मैं ठीक हूँ। सेजल, मैं वैसे भी अंदर रूम में चली जाती हूँ, प्लीज आप कंफर्ट के हिसाब से सोइए, प्लीज। आर्यन, ठीक है, पर पक्का ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सेजल, नहीं। आर्यन मुस्कुरा देता है। सेजल अपने कमरे में चली जाती है। आर्यन शर्ट उतार कर ऐसे फेंकता है जैसे अब उसे पहनेगा ही नहीं, और लेट कर आंखें बंद करते ही उसे नींद आ जाती है। सुबह सेजल नहा धोकर बाहर आकर आर्यन को बेफिक्री से आराम से सोया देकर किचन में चली जाती है। सेजल नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में अंश, विवेक और विक्रम नाश्ता करने ऊपर ही आ जाते हैं। विक्रम आर्यन को उठाता है। आर्यन, सोने दे, रात को लेट सोया हूँ, बोलकर करवट बदल लेता है। विवेक, भाई शर्ट आपकी। आर्यन, तू पहन ले। यह सुन तीनों मुस्कुरा देते हैं। सेजल डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है। तीनों नाश्ता कर नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर में ऋषभ भी आ जाता है। आर्यन को यूं सोता देख, उठ जा, मैं अपने घर से भी आ गया। आर्यन, उठकर बैठ, आंखें मलते हुए, क्या है, रात भी लेट सोया था? ऋषभ, क्यों, जागरण कर रहा था रात को? आर्यन, बस वही समझ। ऋषभ, पहले तो अब शर्ट पहनकर सोना शुरू कर दे। सेजल भी यही सोती है, क्या सोचती होगी वो? आर्यन मुस्कुराते हुए, मुझे समझती है वो। ऋषभ बड़ा मुस्कुरा रहा है। पहले तो शर्ट पहन। ऋषभ इधर उधर आर्यन की शर्ट ढूंढता है तो एक कोने में पड़ी मिलती है। ऋषभ घूरते हुए आर्यन को शर्ट देता है। फेंक तो ऐसे रखी है जैसे इसकी शक्ल नहीं देखेगा दोबारा। आर्यन, ला दे, मेरी शर्ट के दुश्मन हो सब। एक भाई है जिसने मुझे समझा। ऋषभ, अच्छा जी, जरा मैं भी तो सुनूं कि कैसे समझा उसने तुझे। आर्यन, ये हमारी आपस की बात है। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए, बोलना, भाव मत खा। आर्यन रात वाली बात बताता है। ऋषभ मुस्कुरा देता है। ऋषभ, अब उसका डर तेरे साथ कम हो रहा है। आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ, बोलते हुए किचन में काम कर रही सेजल को देख उसमें खो जाता है। ऋषभ, तू उसके साथ टाइम स्पेंड किया कर। आर्यन, यार बिना उसकी कंफर्ट के। ऋषभ, एक तो पता नहीं तुझे शादी के बाद हो क्या गया है,
पहले तो बिना उसकी मर्जी जाने उसके आगे पीछे घूमने को तैयार रहता था। हॉस्पिटल तक में कितना गुस्सा किया था, घर के आगे पीछे घूमता था। मॉल में भी पीछा ही किया था ना उसका। तब तो तूने कभी नहीं पूछा उसका कंफर्ट। अब तुझे क्या हो गया है आर्यन? यार मेरी एक गलती की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। ऋषभ थोड़ा गुस्से से। ये सेजल ने कहा तुझसे? आर्यन नहीं यार, वो तो कुछ कहती ही नहीं है। ऋषभ यानी तू चाहता था कि उसकी शादी उस रोहन से हो जाए? आर्यन ऋषभ को घूरते हुए। दिमाग खराब है तेरा? ऋषभ फिर तू बताना। देख, तू उससे प्यार अभी भी करता है। तू ये बार बार दिमाग में ला ही मत कि तूने उससे ज़बरदस्ती शादी की है। बस ये सोच कि वो तेरी फ्रेंड है जो अब तेरे घर में रहती है और तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है बस। हो सकता है उसे भी प्यार हो जाए तुझसे। आर्यन कुछ देर चुप रहता है, फिर यह सब छोड़, ये बता आज का क्या प्लान है? ऋषभ अभी तक तो कुछ नहीं है, बस कुछ दिन में सेजल को घर भेज दियो। माँ सेजल को शॉपिंग वगैरह पर ले जाएंगी। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए। मैं तेरी शादी के बारे में नहीं पूछ रहा, आज के काम का प्लान पूछ रहा हूँ। ऋषभ अच्छा, कुछ खास नहीं है। आर्यन वापस लेटते हुए। चल हट फिर, सोने दे मुझे। ऋषभ चौंकते हुए। फिर से सोएगा? इतने में सेजल दोनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। सेजल को देख आर्यन वापस बैठ जाता है। ऋषभ मुस्कुराते हुए। इसने तो ब्रश भी नहीं किया अभी। आर्यन पराठे की प्लेट और चाय लेते हुए। कोई नहीं, मेरे बदले तू कर ले, बोलकर पराठा खाने लगता है। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए। तू तो वापस सोने जा रहा था। आर्यन टाइम देखा है? 10 बज गए। 10 बजे कौन सोता है? तेरी शिकायत करनी पड़ेगी आंटी से। यह सुन ऋषभ गुस्से से आर्यन को घूरते हुए देखता है। तभी आर्यन सेजल से। तुमने खाया? सेजल नामे से हिला देती है। आर्यन बैठो, फिर खाओ हमारे साथ। सेजल वही उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। आर्यन सेजल से। अभी क्या करोगी? सेजल हिचकिचाते हुए। जो कल पौधे लेकर आए थे उन्हें ठीक से लगाऊंगी। आर्यन मुस्कुराते हुए। ठीक है, कोई हेल्प चाहिए तो इस ऋषभ को बोल देना। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए। क्यों, तुझे क्या हुआ? तुझे करनी चाहिए ना सेजल की हेल्प। घर तेरा, गमले तेरे, गार्डन तेरा, हेल्प मैं करूं? आर्यन चल जा तू, मैं ही करवा दूंगा हेल्प। ऋषभ ठीक है, वैसे भी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। आर्यन ऋषभ को अजीब नजरों से घूरते हुए। कहाँ पर? ऋषभ मुस्कुराते हुए। काजल के साथ। आर्यन अब तेरा कजली से क्या काम? शादी से पहले कोई घूमना फिरना नहीं। ऋषभ पहली बात तो काजल, दूसरी बात शादी की तैयारी के लिए जाना है उसके साथ, समझा? आर्यन ठीक है, चल जा। थोड़ी देर बाद ऋषभ चला जाता है। आर्यन भी नीचे जाकर ऑफिस में बैठ जाता है और सेजल अंश की मदद से कुछ गमले बालकनी में, कुछ छत पर लगवा देती है। उसे ये करने में बहुत अच्छा लग रहा था। बालकनी को बहुत सुंदर तरीके से पौधों से सजा देती है। आर्यन जब ऊपर आता है तो उसे बालकनी बहुत सुंदर लगती है। कुछ दिन बाद आर्यन और ऋषभ नीचे बैठे हुए थे। तभी वहाँ विवेक आकर बैठ जाता है। वो आर्यन को देखे बस मुस्कुराया जा रहा था। आर्यन विवेक को घूरते हुए। आज ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ क्या मैं? विवेक मुस्कुराते हुए। भाई काम हो गया। आर्यन कौन सा काम? विवेक वही, बिना वाला। आर्यन खुशी से उछलता हुआ। हो गया? विवेक हाँ भाई। आर्यन तो चलो, बैठे क्यों हो फिर? मुहूर्त निकलवाऊं या पंडित बुलवाऊं? विवेक श्री गणेश तो आप ही करेंगे ना भाई। आर्यन तो चल फिर। ऋषभ दोनों को घूरते हुए। मुझे कोई कुछ बताएगा? क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? आर्यन उसे कुछ बताता है। ऋषभ चौंकते हुए। ये काम करेगा? आर्यन मैंने साइकाइट्रिक्स से पूछा है, सेजल का डर भगाने में ये काम कर सकता है। ऋषभ चल फिर, करते हैं आज श्री गणेश। आज वही रुकता है सेजल के साथ। बाकी के सभी चाचा चाची के घर पहुंचते हैं। आर्यन के पहुंचते ही सबके सब चौंक कर खड़े हो जाते हैं। आर्यन विवेक को इशारा करता है तो वह दादी के कमरे में चला जाता है। आर्यन वही सोफे पर बैठ जाता है। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? भाई मेरा ससुराल है ये। विजय यहाँ क्या करने आए हो? आर्यन अभी पता चल जाएगा। विवेक दादी को बाहर ले आता है और वहीं सबके साथ एक चेयर पर बैठा देता है। आर्यन विवेक को इशारा करता है। विवेक सबके सामने एक पेपर रखता है जिसमें विनय के साइन थे। यह देख विजय विनय को सवालिया नजरों से देखते हैं।
विनय, ये क्या है? विवेक, ये वह पेपर है जिसमें तूने परसों साइन किए थे। आया कुछ याद? विनय, मैंने संजय के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे। विवेक, बिल्कुल भाई, संजय ने वह पेपर्स मुझे भेज दिए। विनय चौंकते हुए, इसका मतलब? विवेक मुस्कुराते हुए, भाई जो तू समझा। अब वो 25 लाख तू हमें देगा। यह सुन सब शॉक्ड हो जाते हैं। विजय विनय के ऊपर चिल्लाते हुए, अब कौन से पैसे लिए हैं तूने? तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ती है? विनय कुछ नहीं बोलता। आर्यन खड़ा होते हुए, मुझे अब तुम लोगों से कोई ज्यादा सवाल जवाब करने का शौक नहीं है। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, कल तक 25 लाख दोगे तो ठीक, वरना मैं अब इसी घर में आकर रहूंगा। और दादी के पैर छूता हुआ सबके साथ वहां से निकल जाता है। यह सुनकर विजय और निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यन के जाते ही विजय विनय से, क्या बकवास करके गया है ये आर्यन? बता मुझे। विनय कुछ नहीं बोलता। विजय, देख तेरे चक्कर में पहले भी 2 लाख का नुकसान हुआ है। तेरे ही चक्कर में वो आर्यन घर आया था तो सेजल को देख दीवाना हो गया और ये सब कुछ हो गया। अब तूने क्या किया है ये बता। दादी जो वहीं पर बैठी हुई थी तंज कसते हुए, अब जैसा खुदा औलाद भी तो वैसी ही होगी। बिना गुस्से से दादी को देखते हुए, अम्मा तू चुप रह, ऐसा ना हो कि मैं आज अपना आपा खो दूं। दादी, ज्यादा आपा खोने की जरूरत नहीं है। सुन तेरे बेटे ने क्या किया है। बिना चौंकते हुए दादी को देखता है। विजय हैरानी से दादी को देखते हुए, तुझे पता है क्या किया है इसने? दादी, हाँ, अभी विवेक ने बताया था मुझे कमरे में। ये 25 लाख रुपए जुए में हार गया। उसी कर्जे को चुकाने के लिए इसने 25 लाख रुपए किसी लड़के से लिए थे और मेरा मकान अपना बताकर गिरवी रख दिया। अब जब उसे पता चला कि इसने धोखा दिया उसे, तो उसने वो पेपर्स आर्यन को दे दिए। अब आर्यन को अपने पैसे निकालने आते हैं, ये तो सभी जानते हैं। यह सुन विजय और विनय अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। विनय वहां से चुपचाप खिसक जाता है। कामना भी अपने रूम में चली जाती है। दादी धीरे धीरे अपने रूम में चली जाती हैं। आर्यन घर पहुंचकर ऊपर जाता है। सेजल उसे कहीं नहीं दिखती। वो छत पर भी जाकर देखता है तो सेजल वहां भी नहीं होती। आर्यन घबराते हुए नीचे आकर अंश से, सेजल कहाँ है? ऊपर हर तरफ देख लिया, कहीं नहीं है। तूने उसे अकेले क्यों जाने दिया कहीं भी? अंश मुस्कुराते हुए, भाई भाभी कहीं नहीं गई है। भाभी का आजकल एक ही ठिकाना है, पीछे गार्डन में। आर्यन के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पीछे गार्डन में जाता है तो सेजल एक तरफ बैठी पौधों को ही देख रही थी। आर्यन उसके पास आकर बैठते हुए, कभी मुझे भी देख लिया करो इतने प्यार से। सेजल घबराते हुए आर्यन को देखती है। आप कब आए? आर्यन, जब तुम इन्हें पौधों की तरफ आंखों से इशारा करते हुए प्यार से निहार रही थी। सेजल उठते हुए, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आर्यन सेजल का हाथ पकड़कर बैठाते हुए, नहीं पीनी चाय मुझे, तुम यहीं बैठो। सेजल वहीं चुपचाप सिमट कर बैठ जाती है। आर्यन, तुम्हें पौधे बहुत पसंद है ना? सेजल के फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन थोड़ा हिचकिचाते हुए, मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी? बोलकर एक उम्मीद भरी नजरों से सेजल को देखता है। सेजल सवालिया नजरों से, कहाँ? आपके किसी काम से? आर्यन, नहीं, मेरा मतलब है हम दोनों कहीं बाहर चले घूमने। मूवी? सेजल, मैंने कभी मूवी नहीं देखी। आर्यन चौंकते हुए, घर में भी नहीं। सेजल नामे से हिला देती है। आर्यन, मेरे साथ चलोगी? सेजल डरते हुए, वो। आर्यन समझ जाता है कि सेजल जाना नहीं चाहती। आर्यन फीकी मुस्कुराहट के साथ, कोई नहीं, बोलकर सेजल से नजर चुराने लग जाता है। आर्यन मन में, मन तो कर रहा है कि जबरदस्ती ले जाऊं, पर किस हक से? शायद वो हक अभी दूर है, या मेरे नसीब में है ही नहीं वो हक। सेजल आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन के मन की उदासी को वो समझ जाती है। सेजल, कब चलना है? आर्यन ऐसा खुश होता हुआ सेजल को देख, तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। सेजल हाँ से हिलाकर वहां से ऊपर रूम में चली जाती है। आर्यन भी फटाफट नीचे पीछे बने रूम में तैयार होने जाता है। आर्यन जल्दी से तैयार होकर आता है तो सेजल को वहां सबके साथ बैठा देख चौंक जाता है। आर्यन चौंकते हुए, तुम तैयार भी हो गई? सेजल, हाँ जी। सेजल ने ग्रीन कलर का प्लेन कुर्ता प्लाजो के साथ पहना था। बालों की चोटी, माथे पर बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक। सेजल सुंदर तो है ही,
इन सादगी में और निखर रही थी। हंस हंसते हुए, भाई आज पहली बार देखा है कि लड़की जल्दी तैयार हो गई लड़के से। आर्यन हंस को घूरते हुए देखता है। ऋषभ, इसे क्या घूर रहा है? सच ही तो बोल रहा है ये। वैसे तो 10 दिन नहाता नहीं है और जब तैयार होता है तो एक एक घंटा लगाता है। तू लड़कियों के जैसे। ये देख 10 मिनट में तैयार होकर आकर बैठ गई है हमारे साथ। आर्यन सबकी बातों को इग्नोर करते हुए, सेजल चलें? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन और सेजल कार से मूवी के लिए निकलते हैं। मूवी के टाइम भी सेजल चुप बैठी हुई थी। आर्यन मूवी के बाद सेजल को डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है। दोनों डिनर करके घर आ रहे थे। आर्यन कार में, सेजल अपना सामान पैक कर लेना, कल दादी के घर चलना है। सेजल घबराते हुए, आप मुझे वापस? आर्यन, टेंशन मत लो, दादी चाहती हैं कि हम दोनों वहीं रहें कुछ दिन, इसलिए जा रहे हैं। सेजल, आप भी रहेंगे ना वहाँ? आर्यन, हाँ। सेजल धीरे से, फिर ठीक है। आर्यन सुन लेता है। आर्यन मुस्कुराते हुए, दिन में नहीं रहूंगा। सेजल ये सुन घबरा जाती है। आर्यन, वो रोहन अब पर भी नहीं मार पाएगा वहाँ, डोंट वरी। उसके बाप को घुड़की दे दी है, वो संभालेंगे अब अपनी बिगड़ी औलाद को। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन मुस्कुराते हुए, दिन में अंश या विवेक में से कोई ना कोई जरूर रुकेगा। सेजल के चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता है। आर्यन, हम पांचों से डर नहीं लगता तुम्हें? सेजल नाम में सिर हिला देती है। आर्यन चुपचाप अपना ध्यान वापस गाड़ी चलाने में लगाता है। दोनों रात को 11 बजे तक घर आते हैं तो तब तक सब सो चुके थे। आर्यन, तुम जाओ ऊपर, मैं चेंज करके आता हूँ। सेजल हाँ में सिर हिलाकर ऊपर चली जाती है। आर्यन चेंज कर ऊपर रूम में जाकर बाहर दीवान पर ही सो जाता है। सेजल भी सो चुकी थी। अगले दिन आर्यन सेजल को लेकर दादी के घर पहुंचता है। सब हॉल में ही बैठे हुए थे। विजय आर्यन को देखते ही, देखो मुझे अम्मा ने सब बता दिया है, तुम इस घर में नहीं रह सकते। आर्यन, ठीक है, बोलकर सेजल को दादी के रूम में जाने का इशारा करता है। सेजल दादी के रूम में चली जाती है। आर्यन वहीं सोफे पर बैठ जाता है। साथ में विवेक और अंश भी थे तो वो भी सोफे पर पैर पसार कर बैठ जाते हैं। आर्यन, निकाल मेरे 25 लाख। विजय, विनय वह उसी लड़के को देगा जिसे उसने लिए हैं। आर्यन, ठीक है, मैं उसे ही बुला देता हूँ। विवेक से, बुला उसे। विवेक विवेक उस लड़के को जिसका नाम संजय था उसे फोन करके बुला लेता है। आर्यन कामना और निर्मला की तरफ देखते हुए, तुम्हारे घर में मेहमानों को चाय पानी नहीं पूछते क्या? निर्मला, अभी लाती हूँ। आर्यन, तू नहीं, अपनी इस लंबी नाक वाली बेटी को भेज। कामना चिढ़ते हुए, कामना नाम है मेरा। आर्यन, लड्डू बांटूं या पेड़े? कामना नासमझी से, है? विवेक हंसते हुए, भाई बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा नाम कामना है तो लड्डू बांटे क्या? कामना चिढ़कर अपने रूम में चली जाती है। आर्यन निर्मला को देखता है। निर्मला खुद ही किचन में चली जाती है। वो सबके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय देखते ही विवेक, भाई मैं तो बस अब भाभी के हाथ की ही चाय पीता हूँ, क्या पता कुछ मिलाकर लाई हो। आर्यन, हाँ ये बात तो तेरी सही है, मैं भी नहीं पी रहा चाय। अंश, मैंने तो अभी 5 मिनट पहले ही चाय पीनी छोड़ दी। बिना गुस्से से, जब इतने नखरे दिखाने थे तो बनवाई क्यों? आर्यन, ले, हमने तो तेरी मोटी बीबी को एक्सरसाइज करवा दी, बोलकर तीनों हंसने लगते हैं। निर्मला यह सुन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। आधे घंटे में वह लड़का संजय आता है। आर्यन, संजय ये कह रहे हैं कि पैसे तुझे ही देंगे। संजय बिना और विजय की तरफ देखते हुए, एक काम करना, वह पैसे अब आर्यन भाई को ही देना। मैंने ये पेपर तैयार करवा दिए हैं। अब इन पेपर्स में यही लिखा है कि विनय को जो पैसे मुझे देने हैं मुझे ना देकर आर्यन भाई को देगा और आर्यन भाई अपने तरीके से पैसे निकलवा सकती हैं। यह बोलकर संजय पेपर्स विवेक को देकर चला जाता है। आर्यन वापस विनय और विजय की तरफ देखते हुए, बोलो अब, लाओ अब मेरे 25 लाख। विजय, ठीक है, 2-4 दिन में मिल जाएंगे। आर्यन, ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिलते मैं, मेरी बीवी और ये, विवेक और अंश की तरफ इशारा करता हुआ, यहीं रहेंगे। विजय, ठीक है, बोलकर विनय का हाथ पकड़ अपने रूम में ले जाता है। विवेक, भाई मैं इस मोटी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, पहले ही बता देता हूँ। आर्यन हंसते हुए, वो मोटी बेली नहीं बैठी है तेरे लिए जो तुझे खाना बनाकर
अपने दामाद की तरह खिलाएगी। अंश हंसते हुए, भाई वैसे इसकी और उस कामना की जोड़ी मस्त लगेगी। विवेक, चल चुप कर, इतने बुरे दिन नहीं आए, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करूंगा। आर्यन, चलो बातें बहुत हो गई, एक काम करो, मैं चला ऑफिस, तुम दोनों में से कौन रुकेगा यहाँ? अंश जल्दी से हाथ ऊपर कर। मैं। आर्यन उसे अजीब नजरों से घूरते हुए, कहीं तुझे ही तो वो लंबी नाक वाली पसंद नहीं आ गई? अंश मुंह बनाते हुए, भाई मेरी चॉइस इतनी घटिया नहीं है, मुझे तो भाभी के साथ रुकना है, उनसे बोलकर मटर पुलाव बनवाऊंगा और खाऊंगा। आर्यन, चल ठीक है, बोलकर दादी के रूम में जाकर दादी से मिलता है। सेजल से, मैं जा रहा हूँ, अंश यहीं रुक रहा है, और हाँ, अगर कोई भी तुम्हें काम करने को बोले तो साफ मना करना है, समझी? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, हमारे लिए खाना तुम बना लेना, उन चारों के लिए बिल्कुल भी नहीं, समझी? सेजल, हाँ जी। आर्यन वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। आगे की कहानी